आम बजट आने में अब कुछ ही वक्त रह गया है, हम ये कह सकते हैं। और इस बार इस बजट में ग्रोथ पर फोकस रहने की संभावना है, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आने की पूरी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। कोरोना के दौरान और उसके बाद रोजगार को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ी और यही वजह है कि इस बार के बजट में रोजगार को प्रमुखता दी जाएगी। सरकार न सिर्फ शहरी भाग में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान कर सकती है। माना यह जा रहा है कि इस बार बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। कोरोना की वजह से अपने गांव लौटे लोगों के लिए रोजगार के मौके तैयार करने पर फोकस होगा। इसके लिए मनरेगा का बजट बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्र में बजट का जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पर फोकस रह सकता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इंसेंटिव्स की घोषणाएं की जा सकती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ग्रोथ का माहौल बन पाए और इस ग्रोथ के माहौल में रोजगार की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा पैदा हों। टेक सेवी जॉब के लिए सरकार बजट में स्किलिंग को प्राथमिकता दे सकती है, जो विगत कई बजट से हमने देखा कि फोकस रहा है सरकार का। स्किल डेवलपमेंट के जरिए टैलेंट को फ्यूचर प्रूफ जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर रोजगार की तस्वीर बदल रही है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, उसका हिस्सा बने रहने के लिए जरूरी है कि युवाओं को उनके स्किल से लैस किया जाए। ऐसे स्किल से लैस किया जाए जिनकी डिमांड बनी हुई है और आगे बढ़ने वाली है। महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए और मौजूदा युवा आबादी को रोजगार पाने के लिए, स्किल से लैस करने के लिए बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है। और सरकार का फोकस संभवतः इस बात पर ही होगा कि बजट में कैसे हम बजटरी एलोकेशंस करके इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। सरकार छोटे और मध्यम कारोबारों को बढ़ावा दे सकती है, उनके लिए पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। जब छोटे कारोबार मजबूत होंगे तो इससे रोजगार के लिए मौके बढ़ने की भी उम्मीद है। इसके अलावा सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PLI स्कीम का ऐलान भी कर सकती है। सरकार लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा न सिर्फ इकोनॉमी के लिए ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी बल्कि नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो सरकार के पास कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए वो जॉब पर फोकस कर सकती है, जॉब जनरेशन पर फोकस कर सकती है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि एक होता है कि इंडस्ट्री की डिमांड ये है, लोगों की डिमांड ये, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार के पास अपने भी हाथ बंधे हुए हैं। जो वैश्विक जो परिस्थितियां चल रही हैं, जियोपॉलिटिक्स, और साथ ही साथ जो महंगाई और मंदी की आशंका की जो बातें हो रही हैं, उसके बीच में क्या सरकार के पास एक विंडो होगा, स्कोप होगा या नहीं? इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मास्टेक के फाउंडर और CEO अशांक देसाई सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देसाई सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, कहा यही जा रहा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अगर आपको रखना है बजट को, तो स्वाभाविक रूप से आपको फोकस करना पड़ेगा जॉब जनरेशंस पर। जॉब को लेकर हमने देखा है कि ये सरकार काफ़ी गंभीर भी रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हों, या फिर इनडायरेक्ट जॉब्स को लेकर तो प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि भाई हम जॉब जनरेटर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो चाहते हैं। तो ओवरऑल ऐसा कैसा बजट हो जो कि जॉब्स लेकर आए? सर, थैंक्स बुलाने के लिए। वेलकम सर। बिजनेस में देखिए, बात तो ये है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के साथ कोई बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे उनके कारण हो सकते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब तक जॉब डिमांड फुलफिल नहीं होंगे, तब तक हमारा कंजम्पशन जो है, बिकॉज सैलरी कंजम्पशन हमारा बहुत 60-70% जैसा है GDP में, वो नहीं होगा। तो ये जॉब करना बहुत ही एक गवर्नमेंट के साथ में एक फोकस रहना चाहिए। अभी जॉब एक बात नहीं है, एक रूरल में जॉब करना, एक शहर में जॉब करना, एक हाई टेक्नोलॉजी में जॉब करना या लेबर इंटेंसिव जॉब करना, ये इनके लिए अलग अलग से पहलू है, अलग अलग से इनिशिएटिव करने चाहिए।
तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक इनिशिएटिव से नहीं होगा। देखिए, अभी आपको रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना हो तो एक बात तो ये है कि एम नरेगा से बहुत सारे जॉब्स होते हैं, उनसे अच्छा काम भी होता है, मगर उसका एक जो फायदा है उस फायदे से हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें रूरल में ऐसे बहुत सारे जॉब करने होंगे जो शहर के इकोनॉमी पे डिपेंड हो या एक्सपोर्ट पे डिपेंड हो, और वो जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उनके लिए एक स्कीम करनी चाहिए हमें, जिससे हम बहुत सारे लोकल विलेज लेवल जॉब हो सकते हैं और जिसका मार्केट हो सकता है अर्बन एरिया में हो या इवन एक्सपोर्ट में हो। तो आज आईटी का यूज हो कि हम देख रहे हैं कि कोई भी आदमी कहाँ भी सेल कर सकता है, तो हम ओएनडीसी वगैरह जो कर रहे हैं उससे वो फायदा हो सकता है। तो एक सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप रूरल में करनी जरूरी है। अभी आप एब्सोल्युटली। देखेंगे यहाँ अर्बन लेवल पे हो या सेमी अर्बन पे हो, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को एक इंसेंटिव देने चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड जॉब बना सके। तो आज जॉब कहाँ बन रहे हैं? एक तो कंस्ट्रक्शन और सर्विस इंडस्ट्री में हो रहे हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में पर्टिकुलरली क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहां से जॉब हो सकते हैं। हाउसिंग डिमांड हो तो जॉब हो सकते हैं। दूसरी जगह है कि जैसे टेक्सटाइल्स हो या बहुत सारे टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, एक बड़ा सेक्टर था जो चाइना ने ले लिया 15-20 वर्ष पहले। अभी चाइना प्लस वन की बात हो रही है, तो हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए, जिससे ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले जो जॉब बना सके। तो वो एक इनिशिएटिव है, वो अलग है। और फिर हम यहाँ आए कि हमारे जैसी आईटी इंडस्ट्री में है, हाईटेक जॉब है, मगर ये हाईटेक जॉब की भी जरूरत है। नंबर्स शायद कम हो सकते हैं, मगर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये हाईटेक यंग जो लोग हैं वो ही डिमांड करते हैं। आज मोबाइल्स हो, टीवी हो, कार्स हो, इसकी जो डिमांड है वो हाई वैल्यू, हाई सैलरी यंग पीपल से हो सकते हैं, जो आईटी इंडस्ट्री और फार्मा जैसी इंडस्ट्री को हो सकता है। तो उनके लिए जो करना है वो एक बड़ा अलग सा सब्जेक्ट है। हमें जो देने हैं, हमें जो इंसेंटिव देने हो या हमें एब्सोल्युटली सर। इन्वेस्टमेंट करनी है, वो एक अलग बात है। तो ऐसी चारों तरफ से सोच के बिल्कुल, गवर्नमेंट को बात यानी कि करनी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जॉब का कोई एक मंत्र नहीं है कि आपने किसी सेक्टर को पकड़ा और फिर जॉब जनरेशन हो गई। जॉब के लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी विजन के साथ आपको आना पड़ेगा, एक एक्शन प्लान के साथ आपको आना पड़ेगा और चारों तरफ से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, जो जॉब जनरेटिंग इंडस्ट्रीज हैं। फिर जाके चारों तरफ हम देखेंगे कि जॉब जनरेटिंग इकोसिस्टम बन रहा है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चमन कोठल। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका अनुमान क्या है, आप लोगों के अपने अध्ययन क्या कहते हैं इस बार गवर्नमेंट के लिए तो अपरिहार्य है ही जॉब का, क्योंकि वादा भी किया है और सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है किसी मुद्दे पे तो वो जॉब जनरेशन पर होता है। तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो विपक्ष के हाथ में कोई हथियार दे या आम युवाओं के मन में किसी तरह की कोई शंका पैदा होने दे। इसलिए सरकार को क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो? आप लोगों का अनुमान क्या कहता है सुनील जी? देखिए, जॉब जनरेशन के लिए तो गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लागू किए हैं, जैसे पीएलआई स्कीम है और अलग इंडस्ट्री जो आईटी वगैरह इंडस्ट्री में तो जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं। मेरे ख्याल से हमारा ये सोचना है कि जॉब्स फॉर्मलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम जॉब्स देते हैं, लेकिन नौकरियां देते हैं, लेकिन उनका सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे आप पीएलआई स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर्स में भी पीएलआई स्कीम्स लॉन्च करना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं और वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इनफॉर्मल सेक्टर होने की वजह से एक तो उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है और गवर्नमेंट का इस चक्कर के लिए भी नुकसान है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उनके दायरे में नहीं आता है, टैक्स वगैरह दायरे में। तो उस मुद्दे पे काफ़ी सोच के प्लानिंग के साथ आना चाहिए।
इससे जुड़ा हुआ लेबर कोड के ऊपर काफी चर्चा हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हर बार वो उसका जो टाइमलाइन्स है वो आगे बढ़ते जा रहा है। ये दोनों जरूरी है। अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों मुद्दों पे गवर्नमेंट को काफी स्कीम्स या काफी नजर रखनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हम कि ये एम्प्लॉयज को ना तो रेगुलर सोशल सिक्योरिटी मिलती है और ना तो उनको मिनिमम वेजेस मिलता है। तो ये सब चीजों की वजह से काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद भी उनका जो एक्चुअल कमाई है और जो उनका प्रोटेक्शन है वो नहीं हो पाता है। वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात है। दूसरा, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किलिंग पे ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 डेकेड में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में होने वाला है। तो हम उनको स्किल कैसे करेंगे? स्किलिंग के लिए क्या नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने काफी काम किया है, लेकिन अभी भी काफी गैप है। जो हमको नौकरी में चाहिए वो स्किलिंग नहीं हो पा रही है, और वो स्किलिंग रिलेटेड इंसेंटिव्स जो सब्सिडीज जो देते हैं, सब्सिडीज के जगह पे इंसेंटिव्स होना चाहिए, ताकि उनको अगर सही नौकरी मिल जाता है तो जैसे आप पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं वैसे स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स भी लॉन्च कीजिए, और जो ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है उसको कम करनी चाहिए। और इसी सेक्टर में इसी मुद्दे पे अगर आगे बात किया जाए तो डिग्री अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप मॉडल पे भी काफी पॉलिसीज चेंज होती जाती है। तो वो एक बार वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी करके, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप, ताकि वो लोग जब पास आउट होते हैं हमारा स्किल्ड टैलेंट बाहर आएंगे। ये दो सेक्टर। और दूसरा सबसे लास्ट बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी काफी चेंजेस की जरूरत है। हमारी जो कानून है वो इतना डिफिकल्ट कानून है कि या तो जेल हो जाती है या फिर फाइन हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और उसको अगर आप ईज ऑफ डूइंग को अगर आप सही कर देते हो, हमने एक रिपोर्ट भी लॉन्च किया था, तो उसके हिसाब से काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि बाहर से काफी कंपनियां और आती हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में बार बार बहस होती रही है। सरकार ने इस दिशा में कदम आगे भी बढ़ाए हैं। इनफैक्ट टोटल वर्कफोर्स का अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से फॉर्मल में कितने जुड़े हुए होंगे, 10-12%, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादातर अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, और वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हालांकि सरकार ने कुछ कोशिशें की हैं, उनका डेटा भी बनाया जा रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि सोशल सिक्योरिटी के दायरे में वो आए, लेकिन ये एक मेहनत टास्क है। इसके अलावा स्किल इंडिया पर फोकस हुआ। अशांत सर, स्किल इंडिया को लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम चलाई थी, उसके रिजल्ट्स आई डोंट नो, मतलब अभी उतने क्या संतोषजनक उसके रिजल्ट्स हैं या नहीं हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हम स्किल इंडिया में सारा का सारा फोकस जो कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे कर रहे हैं, जबकि हम आईटी सर्विस इंडस्ट्री देख रहे हैं कि जो ज़रूरी स्किल्स चाहिए वो मिल नहीं रही है, एक बहुत बड़ा टैलेंट क्रंच भी है। तो क्या हम स्किल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की स्किल की आवश्यकता है उस पर हमारा राइट फोकस है या नहीं है सर? देखिए, आपने जैसी बात कही कि एक डिमांड सप्लाई का जो इश्यू है, जो स्किल्स चाहिए और जो स्किल्स ट्रेन हो रहे हैं, ये मैचिंग बहुत ही जरूरी है। मैं एक ऐसे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से इन्वॉल्व हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि जब तक हम स्किल्स कर रहे हैं जिसको इंडस्ट्री की जरूरत है, तो इंडस्ट्री इमीडिएटली उसको ले लेती है और हम उसको जॉब भी एक्चुअली जॉब की गारंटी दे सकते हैं। मगर आज बहुत सारी ऐसी जो स्किल्स हो रही है जिसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडस्ट्री से इन्वॉल्वमेंट करके जॉब आपने किए, स्किल्स की, तो आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। सर कैसे तो ये इन्वॉल्वमेंट थोड़ा स्किल्स करेंगे, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे सर, इन्वॉल्वमेंट कैसा चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जिससे मैं इन्वॉल्व हूं, इसलिए उसको जरा एलाबोरेट करना जरूरी होगा। जी हाँ, जी हाँ। मैं एक
ऐसी कंपनी से फाउंडर एनजीओ, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है आज, उसका नाम है पारफी। तो ये पारफी में हम क्या करते हैं, हम हाई स्कूल ड्रॉप आउट जो है विलेज में, उनको लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं बहुत सारी स्किल्स की, कंस्ट्रक्शन हो, वेल्डिंग हो, कुकिंग हो। मगर वो ट्रेनिंग देने के पहले हम इंडस्ट्री जो उनको लेने वाली है उनसे बात करते हैं। वो बताते हैं हमें उनको कितनी जरूरत है, उनको कौन से ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हमारा सिलेबस जो है वो उनके हिसाब से बनता है और हमें ये मालूम होता है कि जब हमारे आदमी पास होंगे उनको जॉब वहां मिलेगा, क्योंकि वो कमिटमेंट करते हैं कि हमें 15 आदमी चाहिए या 50 आदमी चाहिए, जो भी नंबर हो। तो जो ट्रेन हो रहे हैं वो सैलरी पे नहीं करते हैं, वो फीस बहुत कम पे करते हैं। उनको जब जॉब मिलता है तब वो जॉब में से हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें पे करता है। तो एक कंप्लीट ऐसी बड़ी स्कीम है जो अभी नेशनल लेवल पे, यानी अब झारखंड में कर रहे हैं, जहां सब स्टेट में कर रहे हैं, झारखंड के फुल स्टेट में हम कर रहे हैं और हजारों आदमी को हम ट्रेन कर रहे हैं आज। हमने नर्सिंग का भी ऐसा ही एक उपक्रम चालू किया, जहां जो हॉस्पिटल्स है, जो हेल्थ प्रोवाइडर है, वो हमें आइडिया देते हैं कि हमें ऐसे आदमी चाहिए। तो बात बताने की मेरी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल दिया है सर, आपने एग्जाम्पल दिया है इसका। आप मुझे इसका थोड़ा सा बताइए ना, ये जो मॉडल आप बता रहे हैं, अगर इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे या बड़े लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे मिले सर आपको? इसके रिजल्ट्स ठीक हैं? वही बात कर रहा हूं कि हमें एक झारखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ 4-5-6 साल पहले, और उसमें उन्होंने हमें एक आइडिया दी कि कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें देते हैं और इन मशीनरी देते हैं, और हम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और मिलिट्री के रिटायर लोग हैं उनको बुलाते हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट जब साथ में आते हैं तो सारा स्टेट का एक माहौल बदल जाता है। बहुत अच्छा मॉडल है। हजारों स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं आज स्टेट में, जहां उनको जॉब मिलते हैं, कहां भी हो इंडिया में या इंडिया के बाहर। हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर आज जा रहे हैं दुबई में वगैरह। तो बात यह है कि एक तो बात है कि इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन, दूसरी बात है उसको स्केल कैसे किया जाए। तो आज स्केलिंग की जो जरूरत है उसमें हमें पार्टनरशिप का एक मॉडल इवॉल्व करना चाहिए, और हमने वो किया है। और आज हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली सुनील जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट इसीलिए किया सर के जरिए इसको, ताकि एक मॉडल तो हमें कम से कम मिले। अब देखिए, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का मॉडल हमारे सामने है और सर जैसा बता रहे हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। आप स्किल इंडिया बहुत अच्छी एक सही सोच के साथ सरकार की एक स्कीम है, लेकिन वो स्किल्स जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो स्किल्स आप ऑफर कर रहे हैं, अगर उसमें गैप रहा तो फिर बहुत ज्यादा ये जॉब ओरिएंटेड रह नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें दो पहलू है। एक तो जो वाइट कॉलर सेक्टर है उसमें भी अभी हम काफी हद तक गैप देख रहे हैं, स्किलिंग गैप में, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया, जहाँ पे इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट साथ में मिलके उनका करिकुलम डिसाइड करती है, ताकि जब वो पास आउट होते हैं वो लोग इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। आज अगर आप देखोगे तो एक फ्रेशर को हायर करेंगे जो वो पढ़ता है और जब वो नौकरी करने जाता है तो उसमें काफी फर्क है। तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्टिविटी होने के लिए 9 महीने लगते हैं अगर आईटी सेक्टर लिया जाए तो व्हाइट कॉलर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और एक पॉलिसी तो लॉन्च हुआ है लेकिन वो पूरी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप ब्लू कॉलर सेक्टर में देखते हैं तो उन्होंने सही कहा है कि
इंडस्ट्री और स्किलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ काम होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप को मैंडेटरी कर देना चाहिए। अगर आप चाइना या जर्मनी लेते हो, वहां पे आपको मिलियंस में अप्रेंटिसशिप है, लेकिन इंडिया में देखेगा तो 7.5 लाख अप्रेंटिसशिप है। सो ये अप्रेंटिसशिप इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्किल होता है या जब पढ़ते हैं कॉलेज में, तभी अगर नौकरी करने शुरू कर देंगे एंड इट विल ऑल्सो, उससे फंडिंग भी हो जाती है और उनका लर्निंग भी हो जाता है। तो लर्न एंड लर्न वाइल ये स्टडी। ये एक बहुत ये एक बड़ा अजीबोगरीब पहलू है। आई डोंट नो इस पे कोई एक फॉर्मल स्टडी हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इसमें आप थोड़ा सा और बताइएगा सुनील जी। हमारे यहाँ जो बेसिक बुनियादी जो स्किलिंग का स्ट्रक्चर है वो ITIs पर बड़ा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पर। बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट है, सरकार ने कहा भी हम ITIs को और आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें बड़े छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं और बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। मैं अगर विदेशों से तुलना करूं, आप पूरे गल्फ में चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, माली, इस तरह के छोटे छोटे जॉब्स बहुत डिमांड में हैं, लोग नहीं मिलते हैं विदेशों में। लेकिन हमारे यहाँ ITI करने के बाद जो है, इन्हीं कोर्सेज से मैं बोल रहा हूँ, माली, प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो क्या हमारे पास स्किल भी है, वो सोच भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन हम जॉब से जोड़ नहीं पा रहे हैं? जो अभी अशांक सर कह रहे थे कि इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या एक वही इशू है सर जो स्किल इंडिया को थोड़ा सा और पेसअप कर सकता है उसके रिजल्ट्स में, सुनील जी? बिल्कुल, बिल्कुल। उसको एक बार फिर से पॉलिसी को पूरा ध्यान से देखा जाना चाहिए और उसको स्ट्रक्चरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी मुद्दा है कि जॉब्स जो है सिटीज में ज़्यादा है। एक प्लम्बर जो एक टायर 2 या टायर 3 सिटी में जो कमाता है, वही प्लम्बर अगर सिटी में आता है तो वो 5 गुना ज़्यादा कमाता है। तो इसका मतलब है कि सब लोग सिटी तो नहीं आ सकते, तो हम लोगों को जॉब्स को टाउन्स में लेके जाना चाहिए। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव और अदर सेक्टर्स को टायर 2 टायर 3 सिटीज में और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि उनको वहाँ पे नौकरियां दे सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये स्किलिंग पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आने वाले कल में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, पॉपुलेशन की कमी नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन की कमी नहीं है, लेकिन स्किल गैप बहुत ज्यादा है। और टैलेंटेड या स्किल्ड टैलेंट को इंडस्ट्री के साथ जुड़ने में भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो ब्रिज ढूंढना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो ब्रिज ढूंढना पड़ेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट क्रंच है, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर दोनों की बात मैं कह रहा हूं। आप किसी फैक्ट्री में जाइए, लोगों को सही स्किल के लोग नहीं मिलते हैं। IT सर्विस इंडस्ट्री में देखिए आप, लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है, अच्छे टैलेंट नहीं है। उसके बावजूद हमारे जो है कई लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल हैं। उसी तरह से इंटरनेशनल जॉब्स मार्केट में आप देख लीजिए, भारत इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारे पास यंग वर्क फोर्स है, लोगों की इकोनॉमी जो है वो बूढ़ी हो रही है, उनके पास लोग नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम वहां तक, हमको उन लोगों तक पहुंचाने का कोई रोड मैप नहीं है, ब्रिज नहीं है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इस पर काम कर रही होगी, लेकिन दिखता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है। बहरहाल इससे अलग अशांक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या पूरी की पूरी, क्योंकि मैं अब आपसे IT और स्टार्टअप की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइविंग सेक्टर है IT, और हमारे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कहा यह भी जाता है कि आप IT सेक्टर को मैट में, यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स घटाइए, आप जो टैक्स हॉलीडेज है उनको आप बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले पैसा जनरेट करने का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, मार्केट रिसर्च का। तो क्या इस तरह के पॉलिसी एलोकेशंस की आप उम्मीद कर रहे हैं सर इस बजट से? देखिए, एक ओवरऑल बात है इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे बात की पहले भी उन्होंने, एक आज ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए जिससे स्टार्टअप हो या IT कंपनी, मीडियम साइज कंपनी हो या प्राइवेट इक्विटी और VC फर्म हो, जिन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा हमारा माहौल है जिससे वजह से हम बिजनेस को फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हमारी जो टैक्सेशन के जो बहुत सारे रूल्स हैं, इसमें इतना जिसे बोलते हैं एक एनोमोलीज है, वो एनोमोलीज के लिए स्टार्टअप लोग बहुत थक जाते हैं।
और बहुत सारे स्टार्टअप आज हमारे इंडिया के बाहर जा रहे हैं और वो वेल्थ क्रिएशन इंडिया के बाहर होगा, उनका मार्केट इंडिया में होगा। तो आज ऐसी एक बात करनी चाहिए कि ईज ऑफ बिजनेस हो, टैक्सेशन के रूल जो हो, कैपिटल गेन्स हो या स्वेट कैपिटल हो, इसके लिए बहुत सारी लंबी डिमांड है हमारे आईटी इंडस्ट्री से। सबकी बात तो यहाँ नहीं कर सकता हूं मैं, मगर एक ओवरऑल जो हमारा स्कीम है जिसमें हम बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई करो और ईज ऑफ बिजनेस करो, जिससे स्टार्टअप कंपनियां हो, आईटी कंपनियां हो, फास्ट जॉब कर सकते हैं। आज देखिए आप आईटी इंडस्ट्री पे इन्वॉल्व हुए हैं बहुत सारी इंडस्ट्रियां, स्विगी हो या जोमेटो हो या ओला हो, इसका जो फाउंडेशन हो आईटी है, मगर जॉब कितने किए हैं उन्होंने आईटी में? आईटी हाई वैल्यू जॉब नहीं है वो सब, वो जॉब्स है ड्राइवर्स हो या मोटरसाइकिल ड्राइवर हो, कितने सारे मिलियंस ऑफ जॉब आज हो गए हैं। तो ये जॉब हो गए कैसे? एक आईटी एंटरप्रेन्योर ने ये जॉब की। एब्सोल्युटली। तो हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी डिफिकल्टीज हैं उसको कम करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट का ये हमेशा से फोकस भी रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कीजिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आपको हो सकता है उस एंटरप्रेन्योर जो कि एम्प्लॉय बन के रह गया है उसके भविष्य की चिंता करनी पड़े। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर लेता है अपने वेंचर्स को, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो शायद वो 10 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को, 30 लोगों को नौकरी दे रहा हो। एक तरह से वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। लेकिन उस दिशा में शायद जो हमारा फोकस है, सोच है, मैं ये मानता हूं, लेकिन शायद और पुख्ता तरीके से उस सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि एक जॉब इकोसिस्टम पैदा हो, एक ऑटोमेटिक जॉब इकोसिस्टम पैदा हो, तब जाके शायद हम आगे बढ़ पाएं। और जो हमारी जो हमारे जो गोल्स हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी और उसके आगे फिर 10 और फिर उसके आगे की जो हमारी 20-25 ट्रिलियन का है, वो भी हम लक्ष्य इसी सोच के साथ आगे इजीली तय कर सकते हैं।